साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है सलाह नहीं साथ मांगिए। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक पक्षी समुंदर में से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। दूसरे ने पूछा, भाई ये क्या कर रहा है? तो पहला बोला, समुंदर ने मेरे बच्चे डुबा दिए हैं, अब तो मैं इस समुंदर को सुखा कर ही रहूंगा। ये सुनकर दूसरा पक्षी बोला, भाई तेरे से क्या समुंदर सूखेगा? तू छोटा सा है और ये समुंदर इतना विशाल है, तेरा पूरा जीवन लग जाएगा, फिर भी ये समुंदर तू सुखा नहीं पाएगा। पहला बोला, देना है तो साथ दे, केवल सलाह नहीं चाहिए। ये सुनकर दूसरा पक्षी भी साथ लग गया। ऐसे हजारों पक्षी आते गए और दूसरे को कहते गए कि सलाह नहीं साथ चाहिए। ये देखकर भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी भी इस काम के लिए जाने लगे। भगवान बोले, तू कहाँ जा रहा है? तू गया तो मेरा काम रुक जाएगा। तुम पक्षियों से समुद्र सूखना भी नहीं है। गरुड़ बोला, भगवान सलाह नहीं साथ चाहिए। फिर क्या ऐसा सुनकर भगवान विष्णु जी भी समुद्र सिखाने आ गए? भगवान जी के आते ही समुद्र तो डर गया और उस पक्षी के बच्चे उसने लौटा दिए। साथ संगत जी, जीवन में प्रयास करें और शुरुआत करें लोगों को छोटी छोटी खुशियां बांटकर। मनुष्य योनि में जन्म लेकर हम एक सुंदर समाज से जुड़ जाते हैं, जिसमें रिश्ते नातों के अतिरिक्त अन्य बहुत से लोग रहते हैं, जिसे हम समाज कहते हैं। तो हमारा दायित्व है कि इस विकट परिस्थिति में जिसको भी हम अपने सामर्थ्य अनुसार मदद कर सकें तो अवश्य करें। संकट में किसी की भी मदद करेंगे तो हमें बहुत ही आत्म संतुष्टि मिलेगी। इस संकट के समय में समाज और देश को हमारी सलाह नहीं, हमारा साथ चाहिए। आज सरकार को कोसने वाले नहीं, समाज के साथ खड़े होकर सेवा करने वाले लोगों की आवश्यकता है। इसीलिए सलाह नहीं साथ दें। सबका साथ होने से भगवान को भी अपना निर्णय बदलना पड़ता है। साथ संगत जी, ये घर परिवार की बात है। उस परिवार की गृहिणी मीना के शरीर में सुबह से ही दर्द हो रहा था। जैसे तैसे उस बेचारी ने नाश्ता बनाया। दोपहर का खाना पैक ना करने की गलानी थी वो अलग। ये तो शुक्र हुआ कि आज मीना के बच्चों की छुट्टी थी। मीना ने घड़ी की ओर देखा तो 10 बज रहे थे। उसने सोचा कि अपने लिए एक कप चाय बना लूं और एक दर्द की दवा भी ले लूंगी। तभी दरवाजे की घंटी ने मीना का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। रसोई से ही आवाज़ लगा दी कि मैं अभी आती हूँ। जब मीना ने दरवाज़ा खोला तो एक गरीब बूढ़ी महिला उसके दरवाजे पर थी। उसका मलिन चेहरा देखकर मीना को उस पर तरस आ गया और पूछ बैठी, अम्मा भूख लगी है क्या? ये बात सुनते ही उस बूढ़ी महिला के चेहरे पर खुशी और दुख के भाव एक साथ आ गए। मीना ने कहा, अम्मा आ जाओ, अंदर बैठ जाओ, मैं देखती हूँ कि कुछ खाने को है या नहीं। वो हाथ से ही ना नहीं का इशारा करके वहीं दरवाजे पर बैठ गई। मीना वापस रसोई में आई और सोचा कि अब क्या करूं। फ्रिज में देखा तो रात की थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा आटा रखा हुआ था। जल्दी से गैस जलाई और रोटी बनाने लगी और सब्जी भी उसने गर्म कर दी। अपनी तकलीफ को तो शायद मीना भूल ही गई थी। जल्दी जल्दी से उसने 4 रोटी बनाई और सब्जी को थाली में डालकर दरवाजे पर ले गई। अम्मा दरवाजे की चौखट पर सर को टिकाए आंखें बंद करके बैठी थी। तो मीना ने उनको हिलाकर कहा, अम्मा लो, ये खाना खा लो। उन्होंने आंखें खोली और मीना के हाथों में थाली देखकर उनके चेहरे पर एक दयनीय सी मुस्कान आई। तो वो बूढ़ी महिला मीना के आगे हाथ जोड़कर धीरे से बोली, बेटा ये रोटी मैं घर जाकर खा लूंगी। तुम अगर अखबार में लपेट दो तो मेहरबानी होगी, सब्जी भी रोटी के साथ रख देना। मीना ने आग्रह किया कि वो यहीं रोटी खा ले, पर बार बार वो बूढ़ी महिला यही मिन्नत करती रही कि वो यहाँ नहीं अपने घर जाकर खाएगी। तो मीना ने उस बूढ़ी महिला के कहने के हिसाब से रोटी को अखबार में लपेट दिया और सब्जी एक डिब्बे में डालकर उनको थमा दी। और वो बूढ़ी महिला मीना को दुआएं देते हुए उसके सर पर हाथ रख कर वहाँ से चली गई। मीना के दिल को एक सुकून सा मिला कि चलो एक भलाई का काम कर दिया। और अपने लिए मीना चाय बनाने रसोई में गई। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन की बात है कि मीना बाजार के काम से घर से कुछ दूर गई हुई थी। वापस लौट कर आते हुए उसने सोचा कि रिक्शा नहीं करती, पैदल ही घर तक चली जाती हूँ।
थोड़ी सैर भी हो जाएगी और कुछ खरीदारी भी करनी हुई तो आसानी हो जाएगी। अभी वो कुछ ही दूर चली थी कि मीना की नज़र सड़क के पास एक छोटी सी कुटिया पर पड़ी। वहां पर वो बूढ़ी महिला उसे दिखाई दी जो उस दिन उसके घर आई थी। मीना अपने आप को रोक नहीं पाई और उनके पास चली गई। ना जाने क्यों मीना को उस महिला से एक सहानुभूति सी महसूस हो रही थी। दिखने में वो गरीब और लाचार जरूर थी, पर उस महिला के चेहरे पर जो शालीनता थी वो अलग ही थी, जिसको देखकर मीना को उस दिन भी कुछ अजीब सा जरूर लगा था। मीना बूढ़ी महिला के पास गई, उनको प्रणाम किया, उनसे हालचाल पूछा और उनके इस जगह पर रहने का कारण पूछने से मीना खुद को रोक नहीं पाई। तो मीना के इस सवाल पर वो बूढ़ी महिला झिझक गई और उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। मीना का हाथ पकड़कर वो उन्हें अपनी कुटिया में ले गई। वहां चारपाई पर एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाकर वो बूढ़ी महिला ने मीना से कहा, ये मेरे पति हैं। मैं और मेरे पति यहीं पास में ही एक बहुत ही आलीशान घर में रहते थे। मेरे पति का अच्छा कारोबार था। हमारा एक बेटा है जो विदेश में रहता है। हमने उसको अच्छी शिक्षा देने के लिए विदेश भेजा था, पर पढ़ाई के बाद वो वहाँ से काम करने लगा। वही घर लेने के लिए उसने अपने पिता से काफ़ी पैसा मांगा, तो मेरे पति ने अपनी दुकान को गिरवी रख कर उसको पैसा भेज दिया। उसने कहा कि मैं आप लोगों को अपने साथ विदेश में रखूँगा, और हमारे बेटे ने वहीं शादी भी कर ली। एक दिन उसने कहा, मैं आप दोनों को लेने आ रहा हूँ, आप तैयारी कर लो। हमने कहा कि इतना बड़ा घर किस लिए है, हम यहीं रहेंगे, तू भी अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आ जा, हम मिलकर बहुत खुश रहेंगे। तब हमारा बेटा बोला, अगर आपका मेरे साथ विदेश में रहने का मन है, हम वहाँ रहेंगे तो वहाँ भी एक साथ खुश ही रहेंगे। अभी आप यहाँ अकेले रहते हो तो मुझे आप दोनों की बहुत चिंता होती है। वैसे भी विदेश में मेरा काम अच्छा है, हम एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे का ध्यान भी रख लेंगे। तब हम दोनों ने सोचा कि बेटे की बात मान लेते हैं, क्या बुराई है। एक दिन हमारा बेटा आया और उसने हमको वो घर बेचने को मजबूर कर दिया, ये कहकर कि वो इतना बड़ा घर किसके भरोसे छोड़कर जाएगा, इसको बेच देते हैं और हमेशा के लिए विदेश में बस जाते हैं। बस बेटा, हमसे यही बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने घर बेचने में हामी भर दी, घर बिक गया, और वो ये कहकर कि मैं एयरपोर्ट के लिए टैक्सी लाता हूँ। हम अपने सामान के साथ घर के दरवाजे पर खड़े उसका इंतज़ार करते रहे। वो टैक्सी लेकर आया ही नहीं। हमने एयरपोर्ट पर बेटे के नाम से पता करवाया तो पता चला कि वो तो कब का अपनी फ़्लाइट लेकर जा चुका था। हम बेसहारा होकर अपने घर लौट आए, वो घर जो बिक चुका था। बेटा, हम कहीं के नहीं रहे। हमारे साथ हमारे बेटे ने विश्वासघात किया। वो हमको बेसहारा सड़क पर छोड़कर भाग गया। हम इतना शर्मिंदा हुए कि हमने किसी रिश्तेदार को भी नहीं बताया, क्योंकि उन सब ने ऐसा करने से हमें मना किया था। सभी रिश्तेदारों ने हमें बोला था कि घर मत बेचना। तो बेटा, हमें बहुत बड़ा सदमा लगा और मेरे पति ये सदमा झेल नहीं पाए, इनको दिल का दौरा पड़ गया। जो थोड़े बहुत गहने मैंने पहन रखे थे उनसे मैंने इनका इलाज करवाया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए यहाँ छोटा सा छप्पर डालकर रहने का ठिकाना बनाया है। अब ये बिस्तर से खुद उठ भी नहीं पाते, इसलिए मैं इनको छोड़कर कहीं काम करने भी नहीं जा सकती। उस दिन तुमने जो खाना मुझे दिया था वो आखिरी बार था जब हमने पेट भर कर खाया था। अब समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। मीना उस औरत की बातें सुन रही थी और मीना की आंखों के आगे बस वो मंजर घूम रहा था जो भी उस बूढ़ी महिला और उसके पति के साथ हुआ था। तो मीना तो सन्न रह गई ये सब सुनकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जल्दी से मीना ने अपना पर्स देखा और उसमें से कुछ पैसे निकालकर बूढ़ी औरत के हाथ में रखे। ये बोलकर मीना वहां से निकली कि मैं जल्दी ही दोबारा आपसे मिलूंगी। घर आकर मीना यही सोचती रही कि कैसे उन दोनों की मदद करूं। तभी मीना को अपनी एक सहेली शीला का ध्यान आया जो एक संस्था चलाती थी। मीना ने फ़ोन उठाया, अपनी सहेली को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही मीना ने सारी कहानी अपनी सहेली को बताई और अपने आप से मिलने के लिए बुलाया। अगले ही दिन शीला मीना के घर आ गई और वो दोनों सीधा उस बूढ़ी महिला की कुटिया पर पहुंचे। तो वो बूढ़ी महिला मीना को दोबारा वहां देखकर हैरान थी और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, बेटा ये कौन है आज तुम्हारे साथ? मीना ने अपनी सहेली के बारे में बताया और दोनों का आपस में परिचय करवाया। शीला ने उन दोनों से उनके पहचान पत्र मांगे और अगले दिन आने का कहकर वो चली गई। अगले दिन शीला अपने साथ एक ट्रक लेकर आई और उसने मीना को भी उस अम्मा की कुटिया पर ही फ़ोन करके बुला लिया। ड्राइवर की मदद से मीना और शीला ने उस बूढ़ी महिला और उनके पति का सारा सामान ट्रक में रखवाया।
एक ऑटो रिक्शा से वो उन दोनों को लेकर वृद्धाश्रम के लिए निकले। वहाँ पहुंचकर दोनों ने उनका सामान अच्छे से व्यवस्थित करके कमरे में लगवाया। वहाँ उनके रहने की अच्छी व्यवस्था थी। कमरा छोटा ज़रूर था पर साफ सुथरा था। 2 पलंग लगे हुए थे, उन पर साफ चादरें बिछी हुई थी और साथ में एक मेज पर पानी का जग और 2 गिलास रखे थे। तो मीना और शीला ने उन दोनों को वहीं सही से बिठाया और उनके लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए चले गए। वो बहुत साफ सुथरा वृद्धाश्रम था जहाँ और भी बूढ़े लोग थे जिनके बच्चों ने उन्हें वहाँ रहने पर विवश कर दिया था या जो अपना सब कुछ छोड़ चुके थे। उन सबके चेहरों को देखकर लगा कि बूढ़े लोग कितने लाचार हो जाते हैं। सब कुछ अपनी औलाद पर न्यौछावर कर देते हैं और वो निर्मोही औलादें इनको सड़क पर पटक देती हैं। साथ संगत जी, हम सभी को ही उन बुजुर्गों से सबक लेना चाहिए कि अपनी वृद्धावस्था के लिए कुछ ना कुछ पैसा बचा कर रखें। अपने बच्चों पर इतना भी भरोसा ना करें। अगर आज उस अम्मा के पास अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचत होती तो उनको भीख ना मांगनी पड़ती। अगर उन्होंने अपने बेटे पर आंखें बंद करके विश्वास न किया होता तो आज भी वो अपने घर में आराम से रह रही होती। तो मीना और शीला ने उन दोनों के लिए खाने का इंतज़ाम किया और जाकर उनके पास बैठ गए। दोनों बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे और उनके हाथ बार बार उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उठ रहे थे। शीला ने मीना को कहा, ये आश्रम उन लोगों की बदौलत चल रहा है जो कभी कभी डोनेशन कर देते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो चुपचाप यहाँ पर पैसा दान करके चले जाते हैं। इसलिए हम सभी को कुछ दान भी देना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अब मीना और शीला दोनों ही उस बूढ़ी महिला और उनके पति के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले थे, क्योंकि उन दोनों को इंसाफ दिलाना था। तो मीना ने और शीला ने प्रण लिया कि हम इस बुजुर्ग दंपत्ति को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। फिर मीना अपने घर आ गई। आज उसके दिल में एक सुकून था, क्योंकि आज उसने किसी की मदद की थी। आज उसे लग रहा था कि वो चैन से सो पाएगी, क्योंकि कल से उसे एक लंबी लड़ाई जो लड़नी थी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।